ज्ञान सभा के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिया मुंबई वेलकम्स यू ऑल टू दिस येट अनदर रिवेटिंग सेशन ऑफ ज्ञान सभा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता भगवती देवी के सूक्ष्म संरक्षण में इन देयर डिवाइन एंड सटल प्रेजेंस वी स्टार्ट टुडेज प्रोसीडिंग्स। ज्ञान सभा का जो ये मंच है पिछले कुछ महीनों में एक तरीके से इट हैज इवॉल्व्ड एज a platform for confluence of different thoughts। अलग अलग विचारों के लोग इस मंच पे आए हैं, चाहे वो कला से जुड़े हों, चाहे वो विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट से जुड़े लोग हों। विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने विचार इस मंच पे साझा किए हैं। इस मंच का उद्देश्य ही है थॉट रेवोल्यूशन थ्रू थॉट स्टिम्युलेशन। विचारों के मंथन से ही ऐसे थॉट्स निकल करके आएंगे जिससे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इवॉल्व होगी और अल्टीमेटली हम चेंज मेकर्स बन पाएंगे इस कंट्री के ग्रोथ के लिए। यही इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। आज हमारे साथ आनंद वन से गौतम करासगी जी जुड़ने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे एक अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। पर हमारे साथ है उन्हीं के साथ बहुत क्लोजली काम कर रही माधवी काद्रेकर दीदी। दीदी की वैसे अगर प्रोफाइल की बात की जाए तो आप कैप जेमिनी में कार्यरत थी और अपनी ल्यूक्रेटिव जॉब को छोड़ के उन्होंने आनंद वन को ज्वाइन किया। आनंद वन फैमिली को एज ए प्रोग्राम मैनेजर उन्होंने सितंबर 2018 में ज्वाइन किया। वहाँ और वो बिजनेस रिसर्च और कंसल्टिंग प्रोफेशनल हैं और एक कैपिटल मार्केट एंथुजियास्ट हैं। शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, a management student with master's and bachelor's degree in management from the University of Mumbai। और आपको एक्सपीरियंस है बिजनेस रिसर्च और कंसल्टिंग में। Before joining Anandvan, she worked in pre-sales and sales enablement as a senior consultant at Capgemini, the French IT firm। So we warmly welcome you, दीदी। आपका बहुत हार्दिक स्वागत है कि आप आज हमसे इस मंच पे जुड़ी हैं और इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को, इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को आज हमारे साथ आप साझा करेंगी। सो वी वेलकम यू होल हार्टेडली। Thank you very much. Thank you very much. जी। और जो ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार है और उसका जो यूथ विंग है दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, जो कॉन्सेप्ट था श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो वो आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से विलेजेस में स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जो यूनिवर्सिटी है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, which is under the umbrella organization of All World गायत्री परिवार, वहाँ पे ग्रामोत्थान और सेल्फ रिलायंस स्वावलंबन को लेकर ना सिर्फ कोर्सेज चलाए जा रहे हैं बल्कि वहाँ के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स पे भी भेजा जाता है कि जिससे कि उनको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले कि विलेजेस कैसे हैं, विलेजेस की क्या स्थिति है और क्या इस दिशा में और आगे किया जा सकता है। तो रिवर्ट गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने he called villages the soul of India। और महात्मा गांधी ने भी यही बात कही थी और श्रद्धेय बाबा आमटे साहब ने भी इसी विजन को लेकर आनंद वन को एनविजन किया था और जो कि आज एक इतने विराट वटवृक्ष के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने गांवों को ग्राम तीर्थ के तौर पे विकसित करने की बात की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ हमारे अपने आदरणीय योगेंद्र गिरी जी भाई साहब भी मौजूद हैं जिनसे भी हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम इस सेशन को कमेंस करें। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग दी सेशन आप अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट मोड पे रखें और अपना वीडियो ऑफ रखें जिससे कि सेशन को स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। तो दीदी, आई वेलकम यू वंस अगेन एंड आई विल स्टार्ट विद यू। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि दीदी आप शायद म्यूट पे चली गई हैं, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। आई मीन टीम दिया हैड अ चांस टू विजिट आनंद वन द कपल ऑफ इयर्स बैक
and all of us, I mean, it was a great learning experience. But there are many who are not aware about the concept and what is the concept, क्या आइडिया है और कैसे फंक्शन करता है, एंड इम्पोर्टेंटली आपको, I mean, what propelled you and your husband to leave a lucrative job, go to Anand One, and I mean, get engaged in this kind of an initiative? What is the entire backstory? Is sadly Mr. Gautam couldn't attend, but I'm very happy that on behalf of him, I get to address you all. कॉन्सेप्ट जो है आनंदवन स्मार्ट विलेज जिसे हम आज कहते हैं, ये हमारा दिस इज द 70th ईयर फॉर अस. एंड हम जब स्मार्ट विलेज की बात करते हैं तो एज यू नो वी ऑल राइटली से कि स्मार्ट सिटीज के हम हर बार बात करते हैं, बट स्मार्ट विलेजेस की बहुत बात करते हैं. बीइंग अ महाराष्ट्रियन एंड ऑल्सो यू नो with Baba's chapter being in the curriculum, उनके बहुत सारे स्टोरीज हम पढ़ते आ रहे हैं. बहुत एक्साइटमेंट थी, क्यूरियोसिटी थी कि आनंदवन ये क्या जगह है. इन 2000 I was lucky, I got an opportunity सोशल टूरिज्म के अंतर्गत मैं गई. एंड जब मैंने आनंदवन देखा, 450 एकड़ का ये बड़ा सा विशाल विलेज है, आई वाज स्पीचलेस. मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका सोल्यूशन वहां पे नहीं है. आप वेस्ट मैनेजमेंट कह लीजिए, आप कम्युनिटी लिविंग कह लीजिए, हर एक चीज का वहां पे सोल्यूशन था. सो बीइंग अ टिपिकल मुंबई ड्वेलर, जिसको हर नुक एंड कॉर्नर पे एक सवाल आता है कि ये ट्रैफिक क्यों है, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन है, वेस्ट मैनेजमेंट का हम क्या करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स भी काट के फेंकते हैं, प्लास्टिक का हम क्या करते हैं, हर एक चीज का मुझे वहां पे सोल्यूशन मिला. एंड यू नो बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, आई वाज वेरी क्यूरियस कि व्हाट इज दिस वर्ल्ड ऑल अबाउट. तकरीबन 1 साल लगा मुझे सोचने के लिए कि क्या मैं ये कर पाऊंगी और क्या आनंदवन में जाके मेरे जैसे लोगों का जो स्किल सेट है वहां पे कोई उधर जरूरत है क्या. मिस्टर गौतम करसगी जो ऑपरेटिंग ऑफिसर है आनंदवन के, उनसे मैंने बात की. तकरीबन 27 मिनट का हमारा कॉल चला और उन 27 मिनट ने मेरा लाइफ बदल दिया. I immediately decided to quit, and in September 2018 I joined Anand One. एक प्रोग्राम मैनेजर के कैपेसिटी में मैं वहां पे काम करती हूँ. और आज जब हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, ये बाबा का जो, या महात्मा गांधी जी का जो सपना था, बहुत सालों से चलते आ रहा है इन गांवों में, जहाँ पे वो आत्मनिर्भरता से जी रहे हैं. ऑल द एंड रीजनेबल नीड्स ऑफ अ मैन, ह्यूमन बीइंग, आर फुलफिल्ड एट आनंद वन. तो हम जब स्मार्ट कहते हैं तो वो एक एक्रोनिम है. सस्टेनेबल, मेजरेबल, अफोर्डेबल, रेप्लिकेबल और टेक्नोलॉजी को साथ में चलकर जब हम इन सारी चीजों को एकजुट करते हैं, वी कॉल इट अ स्मार्ट विलेज. सो ये कॉन्सेप्ट है आनंदवन स्मार्ट विलेज का. जी, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेट किया है पूरा, and we now understand broadly what the concept is and what propelled you to being based in Mumbai, working in a fast city like Mumbai, जहाँ पे हमको हर चीज तेजी से करने की आदत है. यहाँ पे ठहर जाना, थोड़ा पेस को स्लो कर देना, इट ऑब्वियसली वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. बट देन अगर कुछ चीज आपको अट्रैक्ट करती है या आपका पैशन बन जाती है तो आई एम श्योर इट बिकम्स इजियर. तो ब्रॉडली आपका उसमें इनिशिएशन हुआ. तो मैं स्टेप और आगे बढ़ के आपसे पूछना चाहूंगा कि वी सी व्हाट अ स्मार्ट विलेज शुड कंटेन, या एक आदर्श गांव में क्या होना चाहिए. इसके विपरीत अगर हम आज की प्रॉब्लम्स को देखें तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी दूसरे गांव हैं जो अभी भी, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, सैनिटेशन हो सकता है, ब्रॉड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि एक तो एक्सोडस बढ़ा है टुवर्ड्स सिटीज, एंड गांव जो है वो एक तरीके से रिडेंडेंट ही हो गए हैं. मतलब तो कैसे उनको रिजुविनेट किया जाए. ज्यादा हमारा ये मानना होता है कि गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं होते. अगर हम अभी डेमोग्राफिकली देखा जाए तो 60 to 70% ऑफ इंडिया स्टिल रिसाइड्स इन विलेजेस. ये जो गांव का इंसान है, आई वुड जस्ट क्विकली लाइक टू आल्सो शेयर माय स्क्रीन run you through the concept in detail.
अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो जी जी इज विजिबल दिस है। ओके? डेमोग्राफिक की बात करें तो 70% ऑफ इंडिया स्टिल रिसाइड्स इन रूरल इंडिया। अब ये जो डेली वेजर गांव का इंसान है, तकरीबन 200 से 300 रुपए दिन के कमाता है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशन। भूख मारने के लिए बहुत सारे वाइसेस जैसे टबैको है, अल्कोहल है, इनके वो पीछे बट मतलब ही गेट्स ही सकम्स टू दीज वाइसेस। इसके अलावा अगर वो बीमार है तो इम्यूनिटी बिल्ड होगी नहीं उसकी। तो शुरुआत ही होती है लैक ऑफ न्यूट्रिशन और इनएडिक्वेट हेल्थ के वजह से। अब वो जब आगे जाता है, बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ इम्यूनिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। ऐसे टाइम पे अगर उससे सही अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिले, अगर वो फार्मर है या कहीं टेक्सटाइल मिल में काम करता है या कोई छोटा मोटा रोजगार करता है, उसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हैम्पर होती है। फैमिली लाइफ एज सच वी डोंट नो मच, बिकॉज इनके जो बच्चे होते हैं अच्छे एजुकेशन उन्हें नहीं मिलता। तो इट्स इफ यू सी इट्स अ विशियस साइकिल, एंड फॉर the sake of finding better opportunities and making a big एग्जैक्ट साइकिल को जब हम एड्रेस करते हैं तो कुछ आनंद वन का ये स्वरूप आप पाते हैं। ये जो मैं आपको अभी इमेज आप देख रहे हैं, ये आनंद वन का इस साल का लिया हुआ ड्रोन का शॉट है। हम जब कहते हैं आनंद स्वयं पूर्ण गांव है, ये स्वयं पूर्ण इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सोल्यूशन वो हम करते हैं। सो द कोर ऑफ द ऑल द सॉल्यूशंस इज हेल्थ केयर, जहाँ पे शुरुआत ही होती है न्यूट्रिशन से। उसके बाद आगे जाके उससे एक आजीविका लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर वो फैमिली वहां पे बढ़ाता है तो एजुकेशन उसे मिलता है, और इसके अलावा एक कम्युनिटी लिविंग की हम बात करते हैं। अब जैसे आप जानते हैं आनंद वन की शुरुआत हुई थी कुष्ठ रुग्णों के साथ। बाबा once encountered a leprosy survivor, a leprosy patient in fact, who was एक बहुत it was a rainy day and Baba was passing through a jungle and he saw a corpse lying in the jungle. He went ahead और जब उन्होंने उस बॉडी को देखा, बॉडी थी वो क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत घिन्न थी वो, जो नाक के 2 होल्स है उसके अलावा और 2 छेद उन्हें आए थे, बॉडी में बहुत ज्यादा जर्म वॉर्म्स थे और फिंगर्स थे वो काफी ज्यादा क्रिपल्ड थे। तो वो देख के बाबा बहुत डर गए, एंड व्हेन ही रियलाइज्ड, व्हेन ही गॉट दिस पर्सन होम, ही वाज नो मोर। अभी बाबा जो थे उनको गांधी जी अभय साधक कहते थे। अभी ऐसे जो निडर इंसान है वो एक ऐसे इंसान से डर जाते जो बहुत ही डिस्टॉर्टेड दिख रहे हैं। बाबा जब थोड़ा रिसर्च करते हैं तो पता चलता है उसे लेप्रेसी हुआ था, और इसी से शुरुआत होती है आनंद वन की। तो बाबा सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ एंड जॉइंस द स्टार्ट्स आनंद वन। अब जो आनंद वन में कुष्ठ रुग्ण जब आता है, पहले तो द जर्नी बिगिंस वेयर ही इज एब्सोल्युटली आउस्टेड बाय हिज फैमिली। कोई डिग्निटी बचती नहीं, क्योंकि लेप्रेसी का इतना जो आज के डेट तक स्टिग्मा है वो इतना ज्यादा है कि वो डर जाता है, सहम जाता है, उसे पता नहीं चलता मैं क्या करूं। गवर्नमेंट अस्पताल जाता है वो, बट जो दवाई दी जाती है बिकॉज ऑफ लेप्रेसी ही लूजेस, दे डू नॉट हैव सेंसेशन इन देयर, दे लूज द सेंसेशन। तो उसकी वजह से वो दवाई ढंग से खा नहीं पाता, दवाई लेते भी है आहार नहीं लेते जिससे वो दवाई अच्छे से काम करे। और ऐसा सहमा हुआ इंसान आनंदवन इसीलिए आता है कि ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। अब जब वो आनंदवन आता है तो पहली चीज हम उसे करते हैं कि उसे रिहैबिलिटेशन देते हैं। अभी रिहैबिलिटेशन किस तरीके से देते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो आनंदवन का हमारा ये दिस इज द हेल्थ केयर सेंटर। पहली चीज आनंदवन में आने के बाद उसे अच्छा आहार मिलता है और उसका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। और वंस ही इज क्योर्ड, पहली चीज जो वो करता है वो एक फूल का झाड़ लगाता है, क्योंकि वो जैसे देखता है वो फूल का झाड़ बढ़ते हुए ही रीगेन्स हिज इमोशंस बैक। जो वो सहमा डरा हुआ है उसमें एक चेतना आ जाती है। अब ये बंदा जब धीरे 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 रिहैबिलिटेट होता है फिजिकली, सोशल रिहैबिलिटेशन उसे तब भी मिलता है या उसका कॉन्फिडेंस तभी वापस आता है जब उसे पता है कि ही इज यूजफुल टू द कम्युनिटी। अभी उसे यूजफुल कैसे बनाया जाता है, तो ये जो ही इज व्हाट ही डज, इस सिद्धांत पे अगर वो फार्मर है तो वो खेती करता है, अगर वो आर्टिस्ट है तो वो हमारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उसमें ज्वाइन करता है, अगर वो अच्छा खाना बनाता है तो हमारा जो मेगा किचन है वहां ज्वाइन करता है।
और ऐसे इस तरीके से आज आनंद वन में 2500 लेप्रेसी सर्वाइवर्स वहां पे रहते हैं। अभी जब वो सोशली वो रिहैबिलिटेट होने के बाद जब वो वहां आता है तो अकेला होता है, तो उससे राइट टू मैरिज एंड राइट टू पेरेंटहुड मिलता है। अब जब वो शादी करता है तो उसे फैमिली एक बसाने का राइट मिलता है, बिकॉज these leprosy survivors do not have fundamental human rights। तो उन्हें जब ये राइट्स मिलते हैं तो वापस उनका अस्तित्व उन्हें मिलता है। एंड दैट इज व्हाई वी कॉल आनंद वन अ मदर्स अप्रोच, जहाँ पे उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती है, केयर दिया जाता है, और उसके बाद डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से उन्हें वापस सोसाइटी में रीसोशलाइज करने का मौका मिलता है। तो अगर ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बाबा की तस्वीर है जहाँ पे वो एक लेप्रेसी पेशेंट से बात कर रहे हैं, उन्हें छू रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग जैसे लेप्रेसी पेशेंट आए वैसे डिफरेंटली एबल्ड आए, जो परित्यक्ता हम कहते हैं वो आए, जिनको समाज में कोई स्थान नहीं मिला, जिनको हम सोशल रिजेक्ट्स कहते हैं वो आए, और ऐसे सब मिला के आज आनंद वन बसा है। आगे जाके आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इस स्लाइड में डॉक्टर कोर है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ये जो ये बेसिकली आनंद वन में जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसका पूरा है, और इस तरीके से वो क्योर होता है। तो मेरा कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो बेसिक प्रॉब्लम्स इन रूरल इंडिया जो हम देख रहे हैं वो हेल्थ केयर है, सैनिटेशन है, एजुकेशन अच्छा है। जहाँ आनंद वन है, आनंद वन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है जो नागपुर से 100 किलोमीटर दूर है। by the time the technology reaches Chandrapur, it takes another 10 years from Nagpur। तो इतना थोड़ा पिछड़ा हुआ ये डिस्ट्रिक्ट है। बहुत ज्यादा फार्मर सुसाइड केसेस वहां पे होते हैं। ये सब के चलते जब हम बात करते हैं तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत ग्रेव इश्यूज है एक रूरल इंडिया में, जिनको हमें एड्रेस करना है। तो इस तरीके से ये पूरे प्रोसेस की आनंद वन में शुरुआत होती है। जी, बहुत अच्छे से आपने जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया, और जो प्रॉब्लम्स है बेसिक सैनिटेशन की या फिर एजुकेशन की, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब जो रूरल इंडिया में हमारे जो गांवों के जो बाशिंदे हैं वो इन प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि ये कॉन्सेप्ट को, सिंस इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं कोई एक पर्टिकुलर एरिया की। इस लाइट में हाउ कैन वी रेप्लिकेट दिस मॉडल, और हाउ कैन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज बी रेप्लिकेटेड पैन इंडिया? हाउ डू वी, आई मीन, हाउ कैन वी बिगिन दैट प्रोसेस? I will just slightly like to go back and take you to the journey of Anand Van, because जैसे हमने कहा 70 साल ये आनंद वन का जर्नी रहा है। Step by step how have we tried to achieve a few milestones, और जैसे मैंने हमारा बहुत उम्दा कहना stones to milestones to smilestones। तो ये थोड़ा सा 70 years का जर्नी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। शुरुआत आनंद वन की 1949 में जैसे हमने कहा हुई थी। बाबा जब आनंद वन, ये जगह मतलब ये जंगल ही था खैर, और 50 एकड़ की जगह बाबा को मिली थी, क्योंकि ये काम उस दौरान 1940s में करना बहुत गंदा समझते थे। कोई किसी को लेप्रेसी सर्वाइवर्स या पेशेंट्स के साथ काम नहीं करना या उनसे बात तक नहीं करनी है। तो जब बाबा को ये जगह मिली, उनके साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चे, प्रकाश, विकास, डॉक्टर विकास हिज एल्डर सन, एंड डॉक्टर प्रकाश, ये 2 ऐसे 4 जन वो थे। वहां पे 6 लेप्रेसी पेशेंट्स के साथ उनके साथ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पहले जो 20 साल थे वो बहुत ही ज्यादा आई वुड से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे, बिकॉज शुरुआती थी एक झोपड़ी से, हट से शुरू हुआ। पानी का सवाल था, तो ये जो लेप्रेसी पेशेंट्स है जिनके, बिकॉज दिस इज बैक्टीरियल डिजीज, वो जब लेप्रेसी फैलता है तो वो टिप ऑफ द फिंगर्स को इम्पैक्ट करता है, इसलिए आप देखेंगे कि उनके ऐसे क्लॉ हैंड्स होते हैं। तो इन फिंगर्स के साथ उन्होंने पहले कुआं खोदना शुरू किया। तो बाबा बहुत ब्यूटीफुली कहते हैं कि देयर इज मोर ब्लड इन द वेल देन द वाटर दैट विल एवर कम आउट, बिकॉज इनके पास कोई टूल्स नहीं थे, कोई सामग्री नहीं थी कुआं खोदने के लिए। उस बात से शुरुआत हुई, और पहले 20 साल
बात थी सर्वाइवल की। जब मेंटल लेप्रेसी, लोगों को फिजिकल लेप्रेसी होती है, पर जो समाज में मेंटल लेप्रेसी है कि लेप्रेसी लोग को छूना नहीं है, उनसे बात नहीं, उनसे जूझने में ये 20 साल चले गए, जहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ। अब जैसे जैसे कहते गए, मैं मतलब जितना हमने अभी जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, पता चला एक एक दिन में 200 लेप्रेसी पेशेंट्स आनंद वन में आते थे। तो एक जमाने में वहां पे इतने 3-3.5 हजार लोगों का दिन में खाना बनता था, इतने लेप्रेसी सर्वाइव पेशेंट्स आते थे, क्योंकि कहीं और जाने की जगह नहीं थी। तो ये शुरुआत होने के बाद जब धीरे धीरे लेप्रेसी पेशेंट्स क्योर होते गए, बाबा नोटिस दैट पीपल आर फिजिकली क्योर्ड बट मेंटली दे आर नॉट क्योरिंग, डिप्रेस्ड, दे स्टिल लो। तो इनमें अगर चेतना लानी है तो मतलब दे हैव टू सी यंगस्टर्स अराउंड। तो 1964 में आनंद वन के स्कूल की पहली शुरुआत की। आई विल जस्ट जंप द स्लाइड्स अहेड एंड शो यू द ग्लिम्स ऑफ द स्कूल। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी शुरुआत हुई। इस इमेज में आप देख सकते हैं बाबा के साथ उस जमाने में जो वर्कर्स थे, बाबा का जो भी सेविंग्स था वो तोड़ के उन्होंने बरोरा जो डिस्ट्रिक्ट तहसील है उसका पहला हाई स्कूल वहां पे शुरू हुआ। क्योंकि अगर मेंटल लेप्रेसी पे हमें काम करना है, हमें लोगों को बताना है कि लेप्रेसी कंटेजियस नहीं है, इन्फेक्शियस है बट लीस्ट इन्फेक्शियस है, और जो हेल्दी लोग हैं उन्हें नहीं हो पाएगी, तो एजुकेशन इज द ओनली वे यू कैन स्टार्ट दैट। उस तरीके से हाई स्कूल की स्थापना हुई, और धीरे धीरे ये जो दशक है ना 40-60 से लेके 80s तक, इसमें एजुकेशन और लाइवलीहुड पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। अब उस जमाने में, आज के डेट पे तो खैर आनंद वन देखने के लिए साल भर 1-1 लाख लोग आते हैं। उस जमाने में आनंद वन की बॉर्डर पार करना मतलब आपको वापस फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये एक मान्यता थी। तो उस जमाने में टू actually create livelihood for these leprosy survivors was a big challenge, क्योंकि क्योर हो गए बट इनका आगे कैसे होगा, कैसे चलाएंगे हम आनंद वन। तो सबसे पहले जो गाय का दूध निकलता था वो हम बरोरा शहर लेके गए, बट वो दूध को गलियों में फेंका गया। जो भाजी उगाते थे उसे फेंकी गई। फिर हम आनंद वन में, बरोरा जो तहसील है जहाँ पे आनंद वन है, वहां से कचरा कूड़ा उठा के एक टिन कैन प्रोजेक्ट शुरू किया। और उस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो दशक है 60s to 70s, इसमें लाइवलीहुड बहुत ज्यादा उस तरीके से काम शुरू हो गया। इस दौरान ये भी पता चला आनंद वन जैसे और प्रोजेक्ट शुरू करने जरूरी है, इसीलिए हेमल कसा जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे डॉक्टर प्रकाश आमटे जी बाबा के साथ गए और हेमल कसा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जहाँ पे मादिया गोंद इस ट्राइबल कम्युनिटी के साथ काम शुरू हुआ। उसी दौरान एक बहुत बढ़िया मूवमेंट बाबा ने शुरू की, जो है निट इंडिया मूवमेंट, जहाँ पे बाबा का कहना था कि अगर फीबल बॉडी इतना कुछ कर सकते हैं तो एबल बॉडी क्यों नहीं। तो उन्होंने युवाओं को पुकारा और निट इंडिया मूवमेंट, भारत जोड़ो, ये मुहिम बुलाई, क्योंकि अराउंड दैट टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस इवन इन द कंट्री। एक साइकिल रैली हुई एंड टू एंड, कन्याकुमारी टू कश्मीर, ये पूरी साइकिल रैली बाबा ने की विद द मैसेज कि आप भारत जोड़ो। इन सब के दौरान लाइवलीहुड बहुत अच्छे से सेटअप हो गया। डॉक्टर विकास आमटे, द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबा आमटे, टुक ओवर। एंड उस दौरान जो हम एक्चुअली कह सकते हैं कि आनंद वन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब पता चला कि जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे पानी, सोलार, गैस की जरूरत ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और उस दौरान पानी पे काम किया गया। आज के डेट पे आनंद वन में कोई तालाब नहीं है, जो भी 10 हमारे लेक्स है वो मैनमेड लेक्स है। तो पानी का रिचार्ज पॉइंट आइडेंटिफाई करके ये लेक्स बनाए गए हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, एक दिन में 3,500 लोगों का खाना मेगा किचन में बनता था। तो हमारा सिलेंडर का जो कॉस्ट था, क्योंकि आनंद वन इज 1 रेशन कार्ड 1 आधार कार्ड कॉन्सेप्ट, 1 कम्युनिटी लिविंग, तो वो हमारे पास नहीं होता था। एक सिलेंडर आज के मतलब एक 10 साल पहले की अगर बात करें तो 1,000 रुपए का बहुत महंगा पड़ता था। तो उस दौरान विदर्भ का सबसे बड़ा बायोगैस प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और ऐसे करते करते अगर आप देखा जाए तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड और इन सबको एक साथ सिंचा हुआ एनवायरनमेंट, इस प्रोजेक्ट पे हम आगे बढ़ते गए। और आज जो हम कहते हैं आनंद वन स्मार्ट विलेज है, वो इन्हीं सबको एक साथ जोड़ के जो हम कह रहे हैं वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और फोटोज दिखाती हूँ कैसे हमने शुरुआत की। तो जैसे मैंने कहा, ये लेप्रेसी सर्वाइवर आनंद वन में आने के बाद क्योर हो जाता है, शादी कर लेता है और वो परिवार बस जाता है। अब परिवार का कॉन्सेप्ट बाबा के हिसाब से ये था कि एक 3 घरों का कम्यून्स था,
जिसमें बीच में एक एल्डरली कपल रहता था और बाजू के 2 घरों में यंग कपल्स रहते थे। जिस तरीके से, क्योंकि ये जो लोग आए हुए हैं वो भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट स्टेट से आए हुए हैं, तो एल्डरली कपल है वो ग्रैनी और ग्रैंडफादर होते थे यंग कपल्स के, और इस तरीके से पूरा हाउस कंप्लीट हो जाता था। तो अब जहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये जो घर है वो तकरीबन 60-70 साल पुराने बांधे गए हैं, और आप जो सेंटर में देख रहे हैं ये घर हमने पिछले साल बांधा है, which is where we call smart architecture. चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर कोल माइंस, बहुत ज्यादा फ्लाई ऐश इजीली मिलता है। तो द कॉन्सेप्ट इज कि जो चीजें हमें लोकली 5 किलोमीटर में मिले उन्हीं से हम घर बनाए। तो जो आप घर देख रहे हैं ये 70 साल पुराने घर को हमने ये ट्रांसफॉर्म किया है। पुराने घरों में अटैच टॉयलेट नहीं था, आज की जरूरत है अटैच टॉयलेट, तो उसमें हमने अटैच टॉयलेट दिया है। अगर नीचे आप देखें तो एक कम्युनिटी टॉयलेट आपको दिख रहा है। दिस इज 95% ऑफ मड। ये मड आर्किटेक्चर को हमने एंडोर्स किया है और बहुत कम स्टील और सीमेंट यूज किया। तो आप अगर इसका टॉप डोम देखें, उसका जो लोड बेयरिंग है इट्स कंप्लीटली टेकन ऑन द मड। तो ये कॉन्सेप्ट उसके बाद शुरू हुआ स्मार्ट आर्किटेक्चर। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जैसे मैंने कहा लाइवलीहुड, आज आप देखेंगे ये सब जो है ये डिफरेंटली एबल्ड लेप्रेसी सर्वाइवर्स हैं जो हंसी खुशी आनंद वन में रहते हैं और जो उन्हें पसंद है उसमें काम करते हैं। तो ऐसे तकरीबन 14 अलग अलग डिपार्टमेंट्स आनंद वन में हैं। हम सतरंजी बनाते हैं, हम हैंडलूम है, पावरलूम है। हाल ही में 2 साल पहले जो पिरामल ग्रुप है उनकी पुरानी मशीन्स उन्होंने जो फेंक दी थी वो हमने ले ली और नया रेपियर लूम शुरू किया, जिससे हमारा नया 100% कॉटन कपड़ा शुरू हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे धीरे धीरे करते हुए स्टेप बाय स्टेप ये अप्रोच लिया गया और आज जो आप देख रहे हैं और एक बहुत अच्छी एडिशन ये है कि सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम जो भी शहरों से फेंक देते हैं वो गाँवों में बस जाता है, तो गाँवों में मिलने के बाद उसका क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये फेंकी हुई साड़ियां हैं सिला रही है, जिसे हम गोधड़ी कहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमने इस साल शुरू किया। ये जो गोधड़ी सिलाने का आर्ट है ये बहुत अभी एक्सटिंक्ट हो रहा है, नए जनरेशन उसे अडॉप्ट नहीं करती। तो हम ये नए जनरेशन तक भी लेके जाके इस तरीके की हम ऐसे गोधड़ी बनाते हैं, जिसको अभी बहुत अच्छा फीडबैक आया है। मैं थोड़ा आगे जाके आपको एक आज के डेट का जो हमने रिसेंटली जब हम स्मार्ट विलेज की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ लेप्रेसी सर्वाइवर्स क्योर हो गए और सेकंड जनरेशन आया और अभी थर्ड जनरेशन आया। तो उस समय में लेप्रेसी सर्वाइवर जो था उसका प्रॉब्लम ये था कि उसे सर्वाइव करना है, बट आज जो उसकी तीसरी पीढ़ी है उसका प्रॉब्लम है कि उसे अच्छा रोजगार चाहिए, उसे स्मार्ट सिटी में जाना है, उसे अच्छा मोबाइल फोन चाहिए, उसे एक अच्छा व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। तो आज का आनंद वन का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ऐसे लोगों को लाइवलीहुड या नए अपॉर्चुनिटीज कैसे दें। नवंबर 2019 में हमने तकरीबन 140 जो आनंद वन के यंग उस यस्टर जनरेशन और आज के कार्यकर्ता है, हमने विजन 2050 का हमने एक बड़ा सा समिट लिया और आनंद वन में 50 साल बाद या 25 साल बाद कैसा देखना चाहूंगा इसका हमने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया। और इसमें सरप्राइजिंग बात यह है कि किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि आनंद वन में मंदिर होना चाहिए या आनंद वन में पुलिस स्टेशन होना चाहिए। सो हियर आई कंक्लूड विद द पॉइंट कि आज के डेट पे आनंद वन इज ए पॉलिटिकल ए रिलीजियस। यहाँ पे कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, बट हर रिलीजन का व्यक्ति यहाँ पे वास करता है। पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज इट्स अ ग्राम पंचायत एंड ISO सर्टिफाइड ग्राम पंचायत। सो जो भी अंदर के हमारे इश्यूज है वो हम इंटरनली सॉल्व करते हैं। So this is how a journey to smart village, what we have been able to accomplish, and I think this model can largely be replicated if the culture is correct, if the community belonging is correct. Sorry, I took a bit long to answer that, but I had to slightly the process. Absolutely. बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, किस तरीके से जो गांव की चीजें हैं उनसे ही कंस्ट्रक्शन में हम उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इस लेवल पे ही हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, एंड इम्पॉर्टेंटली जो कम्यून सिस्टम है, एंड आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस। फाउंडर ऑफ ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, he also had the opportunity to be in Mahatma Gandhi's company at Sabarmati,
So that's the same concept that has been replicated at Shantikunj, which is based on a volunteer model, and the ultimate purpose of which is to be good human beings. And पीड़ा पतन जिसको कहते हैं, पीड़ा पतन का काम बाबा ने भी किया, और पीड़ा पतन का काम ही एक तरीके से एक ऐसा काम है जो यूनिवर्सली लोगों को अपील भी करता है, और it's a kind of a duty that we should look forward to doing. और जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, द यूनिवर्सिटी, आई मीन बहुत ही गजब का काम हुआ है वहाँ पे सेल्फ रिलायंस के एरिया में, चाहे वो वाटर रिसाइकलिंग की बात हो, चाहे हैंडलूम जो देसी जो हमारे मटेरियल है उससे चीजें बनाने की बात हो, या जो काउ प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें हो, तो इससे सेल्फ रिलायंस काफी बड़ा है। एंड आई थिंक इसी तरह के मॉडल्स ही आगे जाके सस्टेनेबल होंगे, जो लोकली प्रोक्योर करके लोकली चीजों को बनाएं और लोकल लेवल पर ही उनका कंजम्पशन भी हो जाए। So that's how I think we are going to achieve that vision of an ideal village. And Anandwat, of course, has, I mean, it is right at the forefront to lead them on. So इसी context में, let's come to the present crisis that we are facing of this pandemic of COVID-19. बहुत भारी मात्रा में यहाँ से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, they are shifting back to their native places and they are going back to their homes. जॉब्स नहीं है लोगों के पास, और वो शहर मतलब अर्बन एक्सेस अर्बनाइजेशन का रिजल्ट भी है, और ऑब्वियसली इट इज आल्सो प्रोपेल्ड बाय द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जो हालत अभी है उस वजह से भी। तो क्या ये जो आत्मनिर्भर की बात कही जा रही है, जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, is the present situation enough लेके ये इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ, हम अभी ये राइट टाइम है विलेजेस को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का? व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच? में पिछले 70 सालों से खेती बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। जरूरत थी खेती को नए तरीके से देखने की, क्योंकि युवाओं को अट्रैक्ट करना। ये जो आप कुछ फोटोज आप देख रहे हैं ऊपर, ये अप्रैल 2020 के हैं, जहाँ पे जो भाजी है, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये बरोरा जो सिटी है जहाँ पे आनंद वन है, वहाँ के ये फोटोज है। सप्लाई चेन की वजह से वहाँ पे खाना पहुंचता नहीं था, फ्रेश वेजिटेबल्स आते नहीं थे। तो आनंद वन में जो वेजिटेबल्स उगाए गए, उसका बहुत अच्छा डिमांड उसे वरोरा सिटी में मिला। तकरीबन दिन का 3-3 हजार रुपए का हम सेल कर पाए। गोइंग फ्रॉम हियर, ये जो टेक्सटाइल का मैंने आपसे बात की, ये जो टीम आप यहाँ पे देख रहे हैं टू द राइट हैंड साइड, ये हमारी रेपियर लूम की टीम है। बहुत अच्छा कॉटन, 100% कॉटन हम बनाते हैं आनंद वन में। जो कपड़ा बनाते थे, बिकॉज आनंद महाराष्ट्र में लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू हुआ, बट बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटीज विद द रेसिडेंट्स ऑफ आनंद वन, हमें ये डिसीजन बहुत पहले लेना पड़ा। तो मार्च 10 को हमने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया आनंद वन। अभी इसके वजह से हुआ ये कि जो डिपार्टमेंट्स चल रहे थे हमारे, वो बंद करने पड़े, because we have to engage these leprosy survivors. 700 leprosy colonies है भारत में आज के डेट पे, but one of the most important differentiating factor between Anand Van and others is Anand Van is not a leprosy colony. Anand Van में 100% employment मिलता है। बाकी के leprosy after curing they just take rest, but at Anand Van श्रम ही है श्री राम हमारा, इस धारणा से हर कोई काम करता है। तो ये जो क्लॉथ बना था बहुत ज्यादा था, हमने मास्क बनाने शुरू किए। तकरीबन 40,000 मास्क आज तक हमने इसमें अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिए हैं। ये दूसरा उदाहरण है। तीसरी जो बात है, जिवटी नाम का एक जिला है जो ये इस तरीके के, सॉरी आई गो बैक टू माय टॉपिक, दिस इज द ऐसे इस तरीके के मास्क हमने बनाए। जो टेक्सटाइल डिवीजन है उसको हमने नया स्टिचिंग डिपार्टमेंट भी शुरू किया, और इस तरीके से मास्क हमने बनाने शुरू कर दिए। ये जो आप देख रहे हैं,
बेसिकली चंद्रपुर कलेक्टर ऑफिस से हमने उन्हें अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद उन्हें ये बताया कि अगर हम एक प्लान लेके लोगों तक पहुंचे, बेसिकली ये जो लोग हैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे गांव कस्बों में जो लोग रहते हैं, उनके पास फोन नहीं है, व्हाट्सएप है, मराठी बोलते हैं बट मराठी शुद्ध नहीं बोलते, अलग अलग इनके डायलेक्ट्स है, इन तक इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही है। इनको पता है कोरोना क्या है, बट इसके रेपरकशंस क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, ये सिंपल लैंग्वेज में उन तक कोई पहुंचा नहीं रहा था। वी स्पोक टू द कलेक्टर ऑफिस इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, और बहुत सीधे साधे तरीकों से हमने इंफॉर्मेशन पास ऑन करना शुरू किया। और इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये एक जरिया पकड़ते हुए हम गांव गांव गए और लोगों को बहुत सिंपल भाषा में विद विजुअल्स उन्हें बताते गए कि क्या क्या काम करना है, क्या इस कोरोना से हमें कैसे बचना है। इसके अलावा यूटी नाम का तहसील है, ये महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर पे आता है, और यहाँ पे ऐसे माइग्रेंट्स रहते हैं जिनके पास ना रेशन कार्ड है, ना कोई सर्टिफिकेट है, बिकॉज दीज आर माइग्रेंट वर्कर्स। और बहुत ही रिमोट जगह पे ये तहसील है, जगह है जहाँ पे गाड़ियां नहीं जाती, स्लोप्स है। तो हमें वहां पे कलेक्टर ऑफिस से बताया गया कि आप ऐसी जगहों पे रेशन डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो हमारी टीम वहां पे गई और उन्होंने रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया। अभी ये सब कहने पर ये है कि हाउ कैन यू लाइज विद द गवर्नमेंट। We always constantly say that there are certain policies which are not implemented at the ground level, but हम इन्हें ground level तक implement करने के लिए we have to be the partners in progress with them। तो इस तरीके से हम कोलैबोरेट किया। आप ये कुछ फोटोज देख रहे हैं, हमारा जो महाविद्यालय है आनंद वन का, उसके स्टाफ ने एक दिन की सैलरी को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो जो राशि जमा हुई वो कलेक्टर ऑफिस में डोनेट कर दी गई। आनंद वन का जो प्रिंटिंग प्रेस है, जो हमने कहा कि 14 डिपार्टमेंट्स में से एक है प्रिंटिंग प्रेस, तो उस प्रिंटिंग प्रेस में हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग डायरीज बनाई, जो तकरीबन 3000 डायरीज हमने डोनेट की। और जैसे हमने कहा कि हमारे जो मास्क है वो बहुत ज्यादा, मतलब तकरीबन आज के डेट तक 40,000 मास्क हमने उन्हें डोनेट किए, क्योंकि जो ये इनिशियल पीरियड था मार्च, तभी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि हाउ डू वी गो अबाउट इट। इनके पास डेड बॉडीज रखने की जो बैग्स है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास नहीं थी, तो वो हमने बनाई। तो इस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लिया कि पहले आनंद वन में अवेयरनेस स्प्रेड करना है, फिर हम ग्राम पंचायत लेवल पे एडजॉइनिंग एरियाज में क्या काम कर सके, और तीसरे स्टेप पे एट कलेक्टर लेवल में हम जाके कैसे इसे अडॉप्ट कर सके। अभी ये तो खैर जो मैंने आपको बताया ये पोस्ट मेजर्स है, जो कोरोना होने के बाद हमें लेना बहुत जरूरी था। प्री मेजर के लिए बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट है जो आनंद वन पिछले 3 साल से ड्राइव कर रहा है, एंड इट्स वेरी रेलेवेंट बिकॉज आज हम जब बात करते हैं इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ की, it all starts with connecting with nature. In 2016, team Anandvan wanted to do plantation in a very different way. जंगल तो हम बहुत पहले से लगा रहे हैं, बट हमें झाड़ लगाने का, जंगल लगाने का एक नया तरीका ढूंढना था। और हम सब पौधे लगाते हैं, हम जंगल नहीं लगाते। एफॉरेस्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंगलोर बेस्ड है, उनसे हमने टाई अप किया और हमने जंगल लगाने का एक नया तरीका उनसे सीखा, जो डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने प्रपाउंड किया था। इसमें मान्यता ये है कि आप जैसे झाड़ पौधे पास लगाते हैं, तो जैसे वुड वाइड वेब, ये कॉन्सेप्ट है WWW वुड वाइड वेब, मतलब जो नीचे वो ट्रीज के वेब्स है वो एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स पास करके, द कंपटीशन डज नॉट किल द ग्रोथ बट इट एक्सपीडाइट्स द ग्रोथ। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इम्प्लीमेंट किया और ऐसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 2-3 जंगल हमने लगा के देखे। आप देख रहे हैं ये पिक्चर में जो ये इनिशियल में लगाया हुआ जंगल है, और 1 साल बाद हमने जो इसका ग्रोथ देखा वो बहुत फिनोमिनल था। आप जो ये लास्ट पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर शीतल आमटे जंगल के साथ हैं, वो जंगल इज अ डिफरेंस ऑफ 1.5 year फ्रॉम इट्स प्लांटेशन। तो इतनी फास्ट उसकी ग्रोथ थी। ये एक पर्टिकुलर आप स्पेस देख रहे हैं, इसको जंगल स्केपिंग हमने कर लिया और इसमें 3,500 इनिशियल फेज में हमने झाड़ लगाए। अभी ये जो झाड़ हम लगाते हैं, हम बोलते हैं कि नेटिव स्पीशीज लगाइए, बिकॉज जो फूड चेन है दैट इज डिस्टर्ब व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ फॉरेन स्पीशीज। सो व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ नेटिव स्पीशीज इनटू द सॉइल,
the growth of the trees are fast, and you try and give it farm मैन्योर. जैसे जीवामृत नाम का एक मैन्योर है जो डॉक्टर सुभाष पालेकर जी ने प्रपाउंड किया है, वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. और ये अगर आप डिफरेंस देखेंगे, so this is the actual growth speed that you see. ट्रीज ऑलमोस्ट गर्द उनका बहुत बड़ा, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई. और अगर आप देखेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस था बिटवीन द एक्चुअल लैंड एंड द जंगल एरिया, 15 to 16 डिग्रीज का डिफरेंस हमने देखा इन टेम्परेचर. अभी इससे 3 चीजें हम हासिल कर पाए, फूड चेन एस्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि इस जंगल में हमने देखा नेस्टिंग हो रहा है. इस जंगल में हमने देखा काफी रेयर तरीके के मशरूम्स आ रहे हैं, जो एक स्टिंकिंग मशरूम्स हम जिन्हें कहते हैं, जो काफी घने जंगलों में आते हैं, वो हम यहाँ पे देखे गए. हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पॉक्यूपाइन्स आए, स्पाइडर्स आए, डियर आए, और उनके पीछे वी ऑल्सो स्पॉटेड अ पैंथर रिसेंटली, उसके पगमार्क्स हमने देखे गए. स्लॉथ बेयर आया. और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ, जैसे मैंने कहा हमारे मैनमेड लेक्स है, वो लेक्स का जो वाटर रिजर्वायर का जो क्वांटम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया इस जंगल की वजह से. और तीसरी सबसे बड़ी बात ये हुई कि 3 किलोमीटर पे आनंद वन पे एक थर्मल पावर प्लांट है जो आनंद वन के बाहर है, तो पोल्यूशन रेट वाज वे टू हाई. दैट वाज वी वर एबल टू कंट्रोल दैट, और जिनसे पेशेंट्स जो हमारे रेसिडेंट्स है उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गई. Cycle starts with having a good environment to live in, and actually having environment at the core of every particular solution. मैं अभी मुंबई में हूँ, मैं आनंदवन में 3 महीने पहले थी, और एक जंगल का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, बिकॉज 3 साल बाद ये जंगल सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है. इन जंगलों को हमें देखना नहीं पड़ता. जस्ट दैट the jungle till 3 years you have to nurture these jungles. So इस तरीके से डॉक्टर मियावाकी के कॉन्सेप्ट पे हमने जंगल लगाए, और उसके आगे जाके हमने हमारा खुद का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया जंगल का, जो 1 by 1 स्क्वायर मीटर के मैट्रिक्स में हम जंगल पौधे लगा रहे हैं, जिसको आनंद वनश्री ये कॉन्सेप्ट से अडॉप्ट किया. अब ये जो सब हमारा काम चल रहा था, इसमें हमने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व किया, और जो महाराष्ट्र शासन का 33 करोड़ झाड़ लगाने का जो मुहिम है, मिशन है, उसमें उन्होंने आनंद वन का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया. और जो 2019 का वन महोत्सव हुआ, उसमें इस कॉन्सेप्ट को अटल आनंद वन घन वन प्रकल्प इस नाम से प्रपाउंड करके अब जितने भी महाराष्ट्र में झाड़ लगेंगे वो इस कॉन्सेप्ट से लगेंगे. तो आई थिंक दीज आर सम sacrosanct ways of trying to kind of do combating the disease, at the same time building the immunity of the entire community. ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो करना बहुत ही जरूरी है हमें. extremely inspiring fauna को rejuvenate करने का. And I mean this is like going back to the roots. And right, and I mean जितना urbanization हुआ है, अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है, but हम ये प्रयास कर सकते हैं कि we strike a fine balance between urbanization and between rural development, which also brings me to question कि जो अर्बनाइजेशन हुआ है और अर्बनाइजेशन की वजह से जो एक्सोडस हुआ है, we are aware and we have talked about what are the probable ways in which we can make villages empowered, किस तरीके से गांवों को हम empower कर सकते हैं. But क्या अर्बनाइजेशन और रूरल डेवलपमेंट कोएग्जिस्ट कर सकता है? और अगर कुछ I mean, where do we draw a fine line between excessive urbanization and rural development? And can the two coexist? That's my question. Well, the pace that urbanization is growing, that's definitely a tricky question. But हमारी मान्यताएं बहुत ज्यादा है. जैसे जब मैंने सोचा कि मैं गांव शहर छोड़ के गांव चली जाऊंगी, तो हम गांव में शहर में हर बार कंप्लेन करते कि बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, लॉट ऑफ माइग्रेशन. तो खैर ये एक सोच कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊं तो शायद वो क्राउड में से एक व्यक्ति कम हो जाए, और गोइंग बैक टू द विलेज. अब हम जो विलेज की बात करते हैं,
we fail to see the opportunity that villages offer. आज गांव में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी और फिर थोड़ा विस्तार में बताना चाहूंगी ये कि एजुकेशन की जब हम बात करें, आनंदवन हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन टू पोस्ट ग्रेजुएशन, and I'll just try to highlight a few opportunities that we offer in Anandvan for the urban population who believes that urban India is only where we find all the opportunities. So ये एक स्लाइड है जहाँ पे हम पूरे आनंदवन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं। पिछले साल कमिंस इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके डायरेक्टर आनंदवन के कॉलेज में आए थे और उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, and while addressing he mentioned that I would like to offer scholarship to one of you if you would like to go to New York and study further. The batch was of 120 students और उस 120 students में से एक भी बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं किया because उस बच्चे ने शायद न्यूयॉर्क ये वर्ड सुना ही नहीं था। ये स्टेट है आज के हमारे गाँव का। So if there is so much of dearth of exposure to them, how do we really expect कि गाँव और urban का जो gap है वो कम हो? तो हम जब किंडरगार्टन टू पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, वी ऑफर एन एंड टू एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशन, और आज का हमारा प्रयास ये है कि हाउ कैन वी हैव एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग। अभी एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग में सबसे बड़ी चीज आती है कि साइंस जैसे टॉपिक्स है या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स है, क्योंकि ये स्कूल में जब हम बात करते हैं, जब हम टीवी के न्यूज में देखते हैं कि लोग 4-4 मील दूर चल के आ रहे हैं जस्ट टू अटेंड कॉलेज, ये सही बात है क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पूरे खानदान में वो फर्स्ट है। जब इतना लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इनके पास है तो इन्हें हमें एक्सपोजर देने की जरूरत है। साइंस पार्क इज वन ऑफ द की टॉपिक्स वी आर वर्किंग ऑन एट द मोमेंट की एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग हम इन्हें कैसे दे पाए। अब जब हाई स्कूल आनंद निकेतन कॉलेज हमारे पास है, एग्री कॉलेज हमारे पास है, एग्रीकल्चर कॉलेज, तो इन एग्रीकल्चर कॉलेज के जो बच्चे बाहर आते हैं उन्हें या तो बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करना होता है या कहीं और बड़े कंपनी में ज्वाइन करना, बट ग्राउंड लेवल पे उन्हें शायद खेती करने का इतना मोटिवेशन नहीं होता। glimpse of what we are doing at the moment in agriculture. ये जो 5 बच्चे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, 3-4 लड़कियां और एक लड़का, ये जो बच्चे हैं ये हमारे एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास आउट है और हमने इन्हें कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन आनंदवन एंड स्टार्ट एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग एग्रीकल्चरल टेक्निक्स राइट हियर। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, आज के डेट पे आनंदवन ने एक एग्रीकल्चर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है जहाँ पे हम खेती को नए तरीके से देख रहे हैं और जहाँ पे हम फार्मर को नॉट जस्ट ट्राइंग टू टेल द फार्मर की खेती इकोनॉमिकल है, बट उसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी दे रहे हैं। उसे ये बताना जरूरी है कि अगर उसकी एक फसल खराब हो जाती है तो इमीडिएटली उसे दूसरी फसल कब लेनी चाहिए, वेदर उसे कैसे सपोर्ट करेगा, रेन फॉरकास्ट क्या है। तो ये जो MIS सिस्टम है ये उसे मिलना जरूरी है। इन 5 बच्चों ने जो आके थोड़ी सी क्रांति की है हमारे टीम में, ये आप देख रहे हैं, ये इस महीने की ड्रोन की फोटो है। तकरीबन 8000 फल बाग हमने आनंदवन में लगाए, फल झाड़ आनंदवन में लगाए। आनंदवन या ये जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मौसम्बी उगती है, स्वीट लाइम उगता है, बट यहाँ पे कोई ऑर्चर्ड नहीं है। तो अगर यहाँ के फार्मर को अगर फल झाड़ लगाने हैं तो उसे जलगांव जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जलगांव जैन इरिगेशन है वहाँ पे देखने के लिए। तो हमारी ये सोच थी कि ऐसे फार्मर को अगर हमें एक एग्जाम्पल देना है तो आनंदवन क्यों ना आए ऑर्चर्ड्स लगाने के लिए, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट सीखने के लिए, और उसका एक प्रयास है ये शुरुआत। और इन 5 बच्चों के साथ जो हमारी एग्रीकल्चर कॉलेज है और जो हमारे खेती के ये इंचार्ज है, ये गणेश दादा है जो हमारे आनंदवन की खेती देखते हैं, तो स्टेपल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसा सब मिला के 200 एकड़ नई के तरीके से, जैसे मैकेनाइजेशन हो, ड्रिप इरिगेशन हो, अगर हमें इन बच्चों को ट्रैक्टर सीखना है तो कस्टम हायरिंग एक सेटअप हम कर सके, ये सपना लेके आज हम खेती कर रहे हैं। सो विथ ऑल ऑफ दिस इन द बैकग्राउंड, आज के डेट पे जब मैं आनंदवन ज्वाइन किया, आज मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखती हूँ ये खेती के प्रोजेक्ट में। जैसे हमने स्कूल्स की बात की, वी नीड गुड टीचर्स हु कैन एक्चुअली ब्रिज द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल, हु कैन ब्रिंग दैट फ्लेयर इन साइंस एंड मैथ्स। आज अगर आप आनंदवन में आए तो एवरी आनंदवनाइट हैज एन एस्पिरेशन टू स्पीक इन इंग्लिश।
तो आपसे वो हाय हेलो करेंगे, बट अगर आप आगे के 2 लाइन इंग्लिश में बोले, दे विल केयरफुली लिसन टू यू, बट यू सी दैट डिजायर ऑफ देयर्स टू स्पीक एंड कनेक्ट विथ यू इन दैट लैंग्वेज। तो इंग्लिश स्पीकिंग ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। उसी तरीके से अब हम अर्बन इंडिया में रोबोटिक्स इज अ बज़वर्ड टुडे। आज वी वांट टू इंट्रोड्यूस रोबोटिक्स एट अ वेरी बेसिक स्केल इन आवर schools, colleges, so that these students have a good affinity towards these subjects. चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ताड़ोबा सेंचुरी है जो बहुत पॉपुलर है। महाराष्ट्र स्टेट में बहुत ज्यादा टाइगर साइटिंग्स वहां पे होते हैं। ये जो बच्चे हैं ये इतने हमारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, ये उसी एरिया में रहते हैं बट कभी ताड़ोबा गए नहीं है, बिकॉज उनका जो लाइफ है वो 1 किलोमीटर के उनके घर तक ही सीमित है, वही उनका दायरा है। तो हमें उन्हें बताना है कि अगर आप ताड़ोबा में टूर गाइड बन सके या ऐसे कोई नए नए अपॉर्चुनिटीज, हम ग्राउंड लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जहाँ पे हमें अर्बन इंडिया से कनेक्ट होने की बहुत जरूरत है, या हमें अर्बन इंडिया बहुत कुछ यहाँ पे दे सकता है। मैं कुछ आपको और थोड़े फोटोज दिखाऊंगी। ये एक स्लाइड जो थी हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलेज है हमारा आनंद निकेतन आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज। स्पोर्ट्स जो है वो खो खो और कबड्डी तक सीमित था चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में और वरोरा तहसील में भी। तब 2016 में जो ब्लू जैकेट में आपको दिख रहे हैं मिस्टर तानाजी बायस्कर, ही इज एन इंटरनेशनल लेवल मलखम प्लेयर। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उन्होंने ज्वाइन करने के बाद स्पोर्ट्स में जैसे एक ट्रांजिशन आ गया आनंद वन में, और आज जो आप ये फोटो देख रहे हैं ये हमारी स्टेट लेवल रिप्रेजेंटिंग मलखम टीम है। तो खो खो कबड्डी से आगे बढ़ के आज आनंद वन में हम सेपक टकराव, ताइक्वांडो, आर्चरी, ऐसे 29 अलग अलग स्पोर्ट्स सिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है। सॉरी फॉर seem to have some technical glitch here. Sorry. तो ये हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड है जो पिछले 2 सालों में हमने डेवलप किया, और हमने देखा कि व्हेन वी रीलुक्ड एट स्पोर्ट्स एंड द इंटीग्रल रोल दैट स्पोर्ट्स प्ले इन एजुकेशन, हमारी क्लासेस का जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव होने लगा। आवर कंसंट्रेशन लेवल ऑफ आवर स्टूडेंट्स वाज मच बेटर, and in a span of 2016 till today we have 50 players who represent us at a national level. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और हमारा ये सपना है कि अगला जो ओलंपिक्स हो उसमें आनंद वन का और भारत का झंडा लिए हुए एक रिप्रेजेंटेटिव, एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। ये कुछ इमेजेस हैं जो हमारे स्पोर्ट्स में हम ऑफर करते हैं। टेनिस कोर्ट ये किया किसी के सपोर्ट से। इंग्लैंड से एक लड़का आया था विद हिज फादर इज अ डॉक्टर इन इंग्लैंड, एंड द सन हैड कम हियर टू स्पेंड 3 days विद आनंद वन बिकॉज ही हर्ड अ लॉट अबाउट आनंद वन। आते वक्त वो 100 हॉकी बैट्स लेके आया, and he was very surprised to see the way people are actually holding the bats and playing hockey, क्योंकि हॉकी बैट कभी पकड़ी नहीं थी, बट जो वीडियोस देखते थे उनसे उन्होंने पिक किया, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनके एथलेटिक फिजिक और ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है। तो अगर कोई अच्छे स्पोर्ट प्लेयर्स या गुड कोचेस हमें और मिले तो हमारा ये सपना है कि हम आनंद वन में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना करें। तो उस तरफ अभी हमारे कदम है। So, to again coming back to your question, how do we, try to wipe or redefine this urban and rural connect is connecting more of rural India to the urban India, making these opportunities more vigilant. मैं जब मुंबई में रहती थी, गीला कचरा सूखा कचरा was always a confusion, कभी कर नहीं पाती थी। आनंद वन में बकायदा गीला सूखा कचरा अलग करते हैं, गीला कचरा उठा के बायोगैस में डालते हैं। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो मुझ में आया है बिकॉज आई एम इन आनंद वन इज समथिंग वे बियॉन्ड, जो मैं मतलब आई थिंक आई वाज मच इग्नोरेंट, मच इनसेंसिटिव बैक इन मुंबई, which really got transformed when I went to Anand Van. So ये जो कुछ अपॉर्चुनिटीज है वो डेफिनेटली अलग तरीके से हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट टू ऐड हियर, एक स्मार्ट एटीएम हमने आनंद वन में लॉन्च किया है। बेसिकली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उन्हें हम कनेक्ट करना चाहते हैं। ये जो डेली वेजर होता है, जो लेप्रेसी या कोई भी विलेजर होता है, दिन का जैसे मैंने कहा 200-300 रुपए कमाता है, अगर वो बीमार पड़ गया तो उसे एक दिन का ब्लड रिपोर्ट निकालने के लिए दिन चला जाता है उसका। बिसाइड्स जो खर्चा आता है वो अलग है।
ये एक स्मार्ट एटीएम कॉन्सेप्ट हमने वहां इंट्रोड्यूस किया है, जिसे हम हेल्थ एटीएम भी कहते हैं। इस मशीन पे वो खड़ा होता है और तकरीबन 33 अलग अलग टेस्ट उसके 10 मिनट में निकलते हैं। अभी ये जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर ही कैन कनेक्ट टू द विद द रिपोर्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। At the same time, the person is saving his time and energy and resources to go to a hospital or a pathology lab and get all the details. This database for Anand One to have a database for the patient. So I think ये कुछ avenues है जहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक अर्बन विलेज का जो डाइकोटमी है उससे डेफिनेटली हम ब्रिज कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और जिसको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे, और अनफॉर्चुनेटली टाइम की हमारे पास कमी है, अदरवाइज वी वुड हैव वांटेड टू इलैबोरेट फर्दर। तो कुछ एक दो क्वेश्चंस है जो हम सेशन के एंड में ले लेंगे, और अब हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार है और जो देव संस्कृति यूनिवर्सिटी है वो बहुत आगे बढ़ के स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में, कैसे विलेजेस को सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जाए उस दिशा में काम कर रही है। एंड आई थिंक बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ लॉट इन कॉमन, एंड हम लोग आगे आनंद वन के साथ कोलैबोरेट करके आई थिंक वी कैन क्रिएट सम डिफरेंस। एंड एज आनंद वन इज अ परिवार, गायत्री परिवार इज अ परिवार मिलकर ही इस कंट्री को एक जो गांव है इस कंट्री के, उनको एक ऐसा स्वरूप दे सकते हैं जहां पे हम रियली कह सकें कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप हुई है। So thank you so much, Madhvi, for this riveting presentation and these amazing inputs, which if replicated throughout the country can bring in amazing results. इनसे बहुत अच्छे results आ सकते हैं। तो अब हमारे जो सेकंड स्पीकर हैं, मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय योगेंद्र गिरी जी भाई साहब को बुलाना चाहूँगा, और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो डू इट योरसेल्फ है, DIY का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से गांवों में छोटे कुटीर उद्योग हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, आज कोविड की जो सिचुएशन है उसमें या अदरवाइज भी छोटे उद्योगों को किस तरीके से गांवों में किया जा सकता है और किस तरीके से आदमी अपनी आजीविका उससे कमा सकता है। मैं भाई साहब को आदर पूर्वक इनवाइट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं दिया मुंबई की टीम को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ हृदय से, और मैं सम्माननीय माधवी जी को भी मैं सुन रहा था, मैं उन्हें भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही विस्तार से एक आदर्श गांव, एक स्मार्ट विलेज में किस तरह से होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जाता है, और वो एक देश का एक अनुकरणीय उदाहरण आप सभी के सामने है प्रस्तुत किया। और मुझे बड़ा सौभाग्य है मिला है कि मैं आनंद वन मैंने देखा और वहां जाके सारी गतिविधियों को भी देखने में आया, और मुझे ये भी सौभाग्य मिला था कि बाबा आमटे और आई के साथ जब वो कसरावत प्रवास पे थे, जब मैं निमाड़ में मेरी पोस्टिंग थी, तब उनके सानिध्य का मैंने लाभ लिया। और साथ ही एक समाज प्रगति सहयोग संस्था है बागली में, नीमखेड़ा हमारा एक घाट नीचे एरिया है देवास जिले, वहां पर उनका रूरल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम है। उन्होंने वाटरशेड डेवलपमेंट में और लाइवलीहुड ग्रामीण आजीविका के उसमें काफी काम किया, और डॉक्टर मिहिर शाह जो योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं, उन सबके साथ में काम करने का डिस्ट्रिक्ट एडमिन की तरफ से मुझे अवसर भी मिला। तो आज मैंने माधवी जी को जिस तरह से सुना, और उन्होंने स्टेप अप में जैसे कि एक गांव की होलिस्टिक अप्रोच कैसी होना चाहिए, गांव के सर्वांगीण विकास को किस तरह से विकसित करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और बताया ही नहीं, जो किए गए कामों को बहुत अच्छे से उन्होंने आप सभी को देखने में आया होगा कि जहाँ व्यक्तिगत, मानव, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण दृष्टि से और बुनियादी सुविधाओं किस तरह से होना चाहिए एक गांव में, सामाजिक सुरक्षा कैसे होना चाहिए, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई थाना नहीं है, एक सुशासन कैसे होना चाहिए गांव के अंदर, एक ग्राम पंचायत किस तरह से काम करती है गांव के अंदर, वो एक रोल मॉडल है हमारे अपने देश का आनंद वन, और बहुत अच्छे से उन्होंने विस्तार से समझाया। और जैसा कि अभी भैया बता रहे थे
कि हमारे जब गांव जब सस्टेन करेंगे, जब हम अपने ही गांव के उपलब्ध संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, उनका जब हम सही तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, तब कहीं जाके हम बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज के समय में रूरल डेवलपमेंट हमारी एक इकाई होना चाहिए विकास की। हम अगर देखें तो होल टू द पार्ट चलना चाहिए। पार्ट मीन्स एक विलेज हमारी इकाई होना चाहिए। और चूंकि 39 वर्ष मेरा ग्रामीण विकास विभाग में काम करने का एक मुझे अवसर मिला, करीब 6,000 से ऊपर तालाब बनाने का भी अवसर मिला वाटर कंजर्वेशन के अंदर। तो मैंने ये पाया कि गांव की इकोनॉमी का आधार है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी। और वहाँ जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको सही तरीके से यदि नियोजन करें और उसको मार्केट लिंकेजेस तक हम अगर दे दें, तो मैं समझता हूँ कि गांव के लोगों का एक आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। क्योंकि जब क्रय शक्ति लोगों की बढ़ती है तो धीरे धीरे वो सारी चीजें आती जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो घटक है ग्रामीण विकास में, सबसे जल, मिट्टी और वृक्षारोपण। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मियावाकी पद्धति का जिस तरीके से आपने एक मॉडल प्रस्तुत किया, और उस तरह से आनंद वन में भी मियावाकी पद्धति से जिस तरह से वनीकरण एफोरेस्टेशन का काम हुआ है, वो भी एक अनुकरणीय और बहुत अच्छे से लगाया गया है। और मैं समझता हूँ कि अब सब जगह ये मॉडल को रिप्लिकेट होता जा रहा है। हम लोगों ने भी ये जो मियावाकी पद्धति से शिप्रा के तट के ऊपर इस पद्धति से वनीकरण किया है, जिसमें मित्र प्रजाति के पौधों को लगाया जाता है, और इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी से तेजी से होती है। और इसमें हर्ब, शर्ब्स और वृक्ष तीनों का समावेश होता है, और वो मित्र प्रजाति होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। और जिस तरीके से कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की बात है, तो हम अपने ही गांव में जो उपज है या हमारे ही गांव के जो उपलब्ध संसाधन है, उनसे छोटे छोटे जो है गृह उद्योग चलाएं। हमारे जो अपने अन्न है, या हमारे जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट है, सब्जी है, इन सबको हम कहीं ना कहीं अच्छे से ग्रेडिंग करें, एग्रो प्रोसेसिंग करें, और उसके बाद हम उनको मार्केट तक पहुंचाएं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा, और फिर हमारे अपने गांव, देखिए हम सबका बजट बनाते हैं, पूरे देश का बजट बनता है, और हर पंचवर्षीय योजना में हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि उसमें इस पर खर्च होगा, स्वास्थ्य पर इतना खर्च होगा, और सिंचाई पर इतना खर्चा होगा, सारी बातें हम उसकी होती। तो मैं समझता हूँ कि गांव का छोटा बजट बनना चाहिए, और गांव में उपलब्ध संसाधन कितने हैं उसके आधार पर गांव का यदि हम विकास करें, और गांव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, लोग क्या चाहते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि हम अपने हिसाब से गांव को कहते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आनंदवन जैसे जो मॉडल विलेजेस हैं, उसमें जब हम गांव के लोगों के पास गए, गांव की नीड को हमने आइडेंटिफाई किया, और जो गांव चाहता है भाई साहब, आपका ऑडियो शायद म्यूट पे चला गया है। ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कर लें भाई साहब। जरूरत है। मैं समझता हूँ कि हमारे अपने लोगों को गांव में ही एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड, हमारे पास उनके पास इनकम जनरेट करने के लिए आर्थिक गतिविधि में सुधार हो उन लोगों में, तो तेजी से शायद सुधार होगा। क्योंकि आज भी हमारा 75% जो लोग हैं वो ग्राम में भी निवास करते हैं, और गांव की जो आर्थिक जो इकोनॉमी का जो आधार है वो एग्रीकल्चर है। साथ ही हम देखें छोटे छोटे और भी एलाइड उसके साथ हम एक्टिविटी से उन सबको जोड़ सकते हैं। जैसा कि अभी आनंद वन में हमारे जो माधवी जी ने बताया है कि वो सारी एक्टिविटीज के माध्यम से उन्होंने किस तरह से गांव के लोगों का आर्थिक विकास किया है, इस तरह से हम अपने गांव को भी विकसित कर सकते हैं। पानी के मामले में हम लोगों ने अगर देखें गायत्री परिवार की ओर से, तो हम लोग 2 मॉडल प्रस्तुत किए हैं। उन मॉडल में यदि हम देखेंगे तो एक, मान लो खेत के एक हिस्से में हम पानी को बोने की बात करते हैं, यानी 1 हेक्टेयर यदि हमारा खेत है,
तो हम उसमें 5% में यदि पानी को बोते हैं, या 1 हेक्टेयर अगर हमारा खेत है तो 10% हिस्से में यदि हम पानी को बोते हैं, तो शेष बचे जो 90%, यदि 5% में पानी की खेती करते हैं तो शेष 95% में हम रबी की फसल में जो फसल लेते हैं उसमें हम पानी आराम से दे देते हैं। यदि हम देखें, छोटा सा एक कैलकुलेशन में बताता हूँ, खेती क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही है, तो 5% हिस्सा 1 हेक्टेयर का 500 स्क्वायर मीटर हुआ, और उसको यदि 3 मीटर गहराई लिए हमने ट्रेनुमा यदि हमने आकार का एक तालाब बना दिया, तो 1500 क्यूबिक मीटर पानी हमारे पास उपलब्ध होता है। वो 1500 क्यूबिक मीटर पानी यदि 1 हेक्टेयर में अगर हम पानी देते हैं और 5 सेंटीमीटर किसी फसल को लगता है, तो 3 बार हम पानी उसको आसानी से दे सकते हैं। यदि हमारे पास 1 हेक्टेयर खेत है, क्योंकि पानी की समस्या हर जगह है, चाहे विदर्भ का क्षेत्र हो, चाहे हमारे देश के ऐसे क्षेत्र हो जहाँ वर्षा कम होती हो, और वर्तमान समय में तो आसन्न संकट जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है पानी का, वो तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये नीति आयोग के आंकड़े भी हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं पूरे देश में जहाँ वाटर स्कैर्सिटी महसूस की जा रही है। और खेती में अगर किसान को पानी नहीं है तो फिर किसान शायद आगे नहीं कुछ कर पाता है। आपने देखा होगा और हम आए दिन सुनते भी रहते हैं, तो पानी सबसे बड़ा इनपुट है। तो हम लोग गायत्री परिवार के माध्यम से पानी को बोने की बात करते हैं, पानी को खेत के अंदर पानी की खेती की बात करते हैं, क्योंकि अभी जैसा मैं अभी बता रहा था कि नीति आयोग ने ऐसे 1593 ब्लॉक है हमारे देश के अंदर, 255 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके 1593 ब्लॉक्स हैं जहाँ वाटर स्कैर्सिटी हो चुकी है। और यहाँ पर विगत वर्ष में भी अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अधिकारी सीनियर ऑफिसर को डेप्यूट किया है वहाँ का जल बजट बनाने के लिए, जल स्वावलंबी बनाने के लिए उस क्षेत्र में जहाँ पर पानी की कमी महसूस की जा रही है। तो ये आने वाले समय में खेत का पानी खेत में और खेत की मिट्टी खेत में, ये एक सूत्र पे हमको काम करना पड़ेगा वाटर कंजर्वेशन के लिए। और उसके अंदर जैसे हम 10% हिस्से में यदि हमारे 1 हेक्टेयर में पानी को बोते हैं, पानी की खेती करते हैं, तो हमारा 1000 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र कवर होता है। उसको 3 मीटर गहराई लिए यदि हम गड्ढा करते हैं, यदि हम ट्रेनुमा आकार का एक तालाब बनाते हैं, तो 3000 क्यूबिक मीटर पानी हमारे पास उपलब्ध होता है। अगर हम वो फसल लेते हैं रबी की फसल, उसमें यदि 5 सेंटीमीटर पानी अगर दें तो 6 बार पानी हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। तो पानी वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और साथ ही जैसा कि अभी बहुत सारी बातें, मैं समझता हूँ कि समय भी अपने को बाध्य करता है और बहुत सारी बातें माधवी जी ने अपने बिंदु कवर कर लिए हैं कि एक आदर्श गांव में किस तरह से काम किया जाना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लोगों के हेल्थ के लिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पर्यावरण दृष्टि से क्या काम हो, ये सारे के सारे बहुत अच्छे से समझाया है। तो मैं समझता हूँ कि काफी कुछ उनने अपने उद्बोधन में कहा है। मैंने केवल 2 मॉडल की बात कही है। और इसी प्रकार से हम अगर कहें छत का पानी भी हम सीधे ट्यूबवेल के माध्यम से कुओं को रिचार्ज करके भी पानी को संग्रहित कर सकते हैं। क्योंकि जब भी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा जाने का अवसर मिला है, तो मैंने गांव के किसान को उनकी सुनी आंखों में यदि मैंने झांक के देखा है, तो वो आसमान की ओर टकटके निगाहें डाले हुए देखा करते हैं। यदि आसमान से यदि पानी बरस जाता है तो उसके चेहरे पे खुशी हो जाती है। पर जब आसमान से बारिश से पानी आता है उसके खेतों पर खेतों में जो वो आता है और बह के निकल जाता है, क्योंकि उसके पास बर्तन किसी भी प्रकार के तैयार नहीं होते हैं। और दुर्भाग्य हमारे कि विगत वर्षों में विकास के नाम पर जितने भी बर्तन हमारे अपने पूर्वजों ने, प्रत्येक गांव में 1 या 2 तालाब बनाए थे, कुएं और बावड़ियां थे, वाटर संग्रहण के बहुत अच्छे स्ट्रक्चर, पुरानी जो हमारे बहुत अच्छे संरचनाएं, जल संरचनाएं बनी थी। जब हमारा जनसंख्या कम थी, जब हमारा औद्योगिकरण कम था, पानी का उपयोग कृषि में बहुत कम लगता था, तब हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा अवेयर थे। लेकिन जैसे 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 विकास के नाम पे हमने धरती के पेट को चीर कर पानी निकालना सीखा, तब से हमारी जो जल संरचना पूर्वजों ने बना के हमें दी थी, वो धीरे धीरे कहीं उपेक्षित हो गई। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र हो और ऐसे भूभाग जहां पर खाली जगह हो, उन सभी भूभागों पर या पहले की बनी हुई संरचना है, उन सबको सुधारने की जरूरत है। और जहां गिरे पानी, जहां गिरे बूंद, वहां उसे रोको, वहां
उसको रोकने की बात है, और पानी की गति की धीमी करके पानी को अधिक से अधिक जमीन में उतारने की बात है। अगर ये हो जाता है तो हमारे किसान के खेत में अगर पानी है और किसान अगर आत्मनिर्भर है, तो मैं समझता हूँ कि ग्राम विकास की आर्थिक धुरी को हम बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक उद्योगपति अपने इंडस्ट्रीज के लिए पैसा निवेश करता है, ठीक उसी प्रकार से यदि किसान अपने खेत में पानी को निवेश करे, तो मैं समझता हूँ कि आर्थिक रूप से वो आने वाले समय में मजबूत होगा। मैं समझता हूँ कि समय ज्यादा हो गया है, मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत ही कम समय में किस तरीके से पानी के थ्रू गांवों को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, पानी की बचत करके उसको आत्मनिर्भरता से आपने बहुत अच्छे से लिंक किया कि अगर खेत का पानी खेत में ही रहेगा, इरिगेशन का सोर्स अगर अच्छा होगा, तो गांव वैसे ही खुशहाल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। माधवी जी और योगेंद्र गिरी जी, भाई साहब, लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जो हमारी ऑडियंस है उनके मन में कई प्रश्न हैं। तो मेरा जो पहला प्रश्न है वो माधवी जी से है। माधवी जी, लेप्रेसी के जो डोमेन में आनंद वन में जो काम किया है, या जो बाबा का विजन था, वो अमेजिंग है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स इससे आए हैं, और ये एक मॉडल है पूरे देश के सामने। बट जो लेपर्स हैं उनकी जो ओवरऑल कंडीशन है पूरे इंडिया में, उसके वो आज किस हालत में है, और क्या ये एक पैन इंडिया भी वर्क करता है ये जो मॉडल है, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जनरल लेप्रेसी को लेके? बहुत बुरी तरीके से हम समाज के एक भाग को इतने बुरी तरीके से देखने का जो एक एग्जाम्पल है वो इससे बुरा नहीं होगा कि एक लेप्रेसी जो एक्ट था जो अबॉलिश किया गया, तो अभी लेपर्स हम नहीं कह सकते उन्हें, लेप्रेसी अफ्लिक्टेड पीपल पर्सन या लेप्रेसी सर्वाइवर ऐसे हमें उन्हें संबोधित करना है। जी जी, एब्सोल्युटली, पॉइंट टेकन। नो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि आज तक जितने भी लोग आनंद वन में आते हैं हमें यही पूछते हैं कि अभी तो आपका काम खत्म हो चुका होगा, लेप्रेसी या लेप्रेसी अफ्लिक्टेड कोई है नहीं अभी। और हम यही बार बार सैडली कहना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली ये कहते हैं कि अभी हमारी काम की शुरुआत है। क्योंकि मैं जब आनंद वन में जब जाने से पहले ऐसे बहुत सारे फेयर्स होते हैं मुंबई में, तो एक फेयर में मैं ऐसे बहुत सारे लेप्रेसी पेशेंट्स को मैंने देखा और मैंने सोचा ये क्या है, उसे अगर कुछ हेल्प किया जाए फाइनेंशियली, जैसे हम देते हैं पैसे, वो देने का मन नहीं था बिकॉज वो बहुत बुरी तरीके से दिखते थे। मदद ना करो तो भी एक ये गई, तब मुझे पता चला कि टिल डेट the number of leprosy patients is increasing drastically in India। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिकली बताऊं तो हर साल भारत में तकरीबन 1.25 न्यू लेप्रेसी अफ्लिक्टेड पाए जाते हैं, और इसमें ये जो आंकड़ा है 1.25 लाख, इसमें 10% are pediatric cases which is the kids, the children, because immunity इतनी कम है। अब दूसरी बात यह है कि भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया, ये तीन ऐसे देश हैं जहाँ पे लेप्रेसी बहुत ज्यादा पाई जाती है। बिकॉज जब 2012 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज किया कि लेप्रेसी खत्म हो चुकी है, सबसे पहली चीज अगर हमारे देश में हुई वो लेप्रेसी के जो डिपार्टमेंट्स थे वो बंद कर दिए गए, बिना ये देखे कि लेप्रेसी बढ़ रही है कि नहीं। और जब ये सिचुएशन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रीअसेस किया तो पाया गया कि भारत इज द वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज जहाँ पे लेप्रेसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। स्पेशली अगर आप पूछेंगे कहाँ है, तो ऑल द द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज लाइक विदर्भ में अगर देखा जाए तो चंद्रपुर है, भंडारा है, गढ़चिरौली है, महाराष्ट्र में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पालघर है, तमिलनाडु है, बिहार है, असम है, ये जो बेल्ट्स है यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब डेमोग्राफिकली अगर एक एरिया में 10,000 लोगों में अगर इंसिडेंट्स की बात करें तो तकरीबन ट्वाइस द नंबर, इतने ज्यादा इंसिडेंट्स पाए गए हैं। तो आज के डेट पे भी लेप्रेसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। द वायर नाम की जो पब्लिकेशन है, उन्होंने पिछले साल लेप्रेसी अवेयरनेस डेट पे एक आर्टिकल रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कोट किया है कि हर चौथे मिनट पे एक लेप्रेसी पेशेंट पाया जाता है भारत में। तो दिस इज हाउ बैड द सिचुएशन इज। लेप्रेसी सिर्फ नहीं होती, लेप्रेसी के साथ और भी ज्यादा कोमॉर्बिड डिजीजेस होते हैं।
लेप्रेसी ये वायरल डिजीज नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज है। ये बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में छींकने से या खांसी होने से या स्पिटम के मार्फत पास ऑन होता है। ये इन्फेक्शियस है बट लीस्ट इन्फेक्शियस है। जब बाबा ने काम शुरू किया तब he was one of the first ones to go to the tropical science institute at Kolkata to test himself and say कि किसी के बैक्टीरिया मेरे बॉडी में आप इंजेक्ट कीजिए, अगर मेरा इम्यूनिटी अच्छा है तो मुझे नहीं होगा। एंड दैट वाज ट्रू। इफ योर इम्यूनिटी इज गुड, इफ यू आर हैविंग गुड न्यूट्रिशियस डाइट, दिस डिजीज विल नेवर अटैक यू। अभी सिर्फ लेप्रेसी पेशेंट्स आनंद वन में नहीं आते, उनको लेप्रेसी है बट उसके साथ कोमॉर्बिड डिजीजेस और भी है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, हाइपरटेंशन। लेप्रेसी का फर्स्ट स्टेज ही ये है कि बैक्टीरिया आपके स्किन टिश्यू को डैमेज करता है। ये स्किन टिश्यू आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और ये आपके बोन्स को बहुत ज्यादा हॉलो बनाता है। तो आपका जो नर्वस सिस्टम का मूवमेंट है वो बहुत वीक हो जाता है। आपके टिप ऑफ द टोज या फीट के जो फिंगर्स के बोन्स है वो आपके गलने लगते हैं। और सिमिलरली बढ़ते बड़ी बात तो ये है कि हाँ, आज के डेट पे भी लेप्रेसी बहुत ज्यादा, बट नाउ COVID-19 situation, immunity is much more compromised of these patients, definitely yes. Secondly, sorry, अगर लेप्रेसी को या कोई भी डिजीज को हम पहले स्टेज पे ही अटैक करें, फॉर एग्जांपल स्टेज 1 पे ये बैक्टीरियल टिश्यू आपके सिर्फ स्किन को डैमेज करता है, तो आपके पास आपकी आईसाइट कम नहीं होती है, आपको डिफॉर्मिटी नहीं आती। बट सेकेंड स्टेज पे जैसे ये पहुंचता है वैसे आपको फिजिकल डिफॉर्मिटी आने लगती है और लेप्रेसी पेशेंट्स ये डिसेबिलिटी में फॉल करते हैं। तो हमारा मानना ये है कि स्टेज 1 पे ही अगर हम इनको सही इंटरवेंशन दे तो ये आगे इतनी बात जाएगी नहीं। तो अभी तो आनंद वन की काम शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करना है और लोगों को बताना है कि डोंट हेट देम और isolate them, accept them and give them opportunities to go ahead. एक बहुत डिस्टर्बिंग इंस्टेंस में आपको बताऊंगी और ये सवाल को मैं मेरे जवाब को एंड करूंगी। हमारे पास पिछले साल मार्च में एग्जैक्टली एक साल पहले मुंबई से एक विजिटिंग ग्रुप आया था। दे वर वेरी गुड अकम्प्लिश्ड प्रोफेशनल्स, 2-3 डॉक्टर्स थे और उसमें से एक ये जो महिला थी उन्होंने बताया कि उनकी फ्रेंड हिंदुजा हॉस्पिटल जो है मुंबई का, वहां पे काम करती थी। अभी ये जो डॉक्टर के पास एक फैमिली में डोमेस्टिक हेल्प आती थी, वो तकरीबन 18 साल की एक लड़की थी। 2 साल से वो उनके घर पे काम कर रही थी। वन डे व्हेन द डॉक्टर वाज एट होम एंड अराउंड आफ्टरनून, इस बंदी ने दूध जो उबल गया उसको बिना कोई कपड़ा लिए वो वेसल को नीचे उतार लिया। अभी जैसे मैंने कहा इन लेप्रेसी पेशेंट्स भी एट स्टेज 3 बहुत ज्यादा एनेस्थेशिया डेवलप होता है, तो उन्हें कोई सेंसेशन ही नहीं रहती। तो सबसे ज्यादा डर होता है कि जब ये फार्मर है और लेप्रेसी है तो और कट आ गया तो गैंग्रीन होने का टेंशन है क्योंकि डायबिटीज है, तो ऐसे बहुत सारे कोमॉर्बिड डिजीजेस हो सकते हैं। तो जब इसने देखा कि ये बिना कोई नैपकिन या कवर लिए वो गर्म पतीला नीचे उठा रही है, को चेक किया, उसके पीठ पे एक बहुत बड़ा पैच था जो लेप्रेसी कंटेजियस लेवल पे उसे डिटेक्ट किया गया। अब जब उसने ये चेक किया तो वो बहुत डर गए क्योंकि उसके 2 घर पे बच्चियां थी जिसका ये ख्याल रख रही थी। Now immediately she took her to the hospital, gave her the medicines, gave her the enough money so that she could survive for a couple of days. तीसरे दिन पता चला कि वो लड़की एब्सकॉन्डिंग है और वो अभी किसी को उसका अता पता नहीं। अब ऐसे जो लोग होते हैं जो शहर से भाग के जो लेप्रेसी अफ्लिक्टेड है गांव में बस जाता है बिकॉज दे वांट टू गो दे डू नॉट वांट टू रिवील देयर आइडेंटिटी या कहीं और जाके बस जाता है। अभी अगर ये रिवील ना करे और किसी से शादी कर ले तो उसका जो स्पाउस है उसे बहुत ज्यादा ही ससेप्टेबल टू कैच द डिजीज अगर उसका इम्यूनिटी लो हो तो। और इस तरीके से ये डिजीज बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो सबसे बड़ा हमारा कहने का उद्देश्य ये भी है कि गांव की जनता को गांव में रहना चाहिए, बिकॉज इस तरीके से डिजीज भी शहरों में आता है। तो गांव में डिजीज को एड्रेस करने से पहले हम अगर बेसिक इम्यूनिटीज गांव में ही दे दे तो ये जो रोग है वो शहरों तक नहीं आएगा। At the same time, you are addressing several other questions. Yes, thank you. Thank you so much, Maghi. And of course, compassion is what is required to deal with a problem which is as grave as this. हम संवेदनशील को ये बहुत जरूरी है इन पेशेंट्स के प्रति, और जो मदद हम अपने
compassion is the way forward. तो Absolutely. मतलब सॉरी टू इंटरप्ट बट बहुत सारे ऐसे विजिटर्स सॉरी जो आते हैं आनंद वन में और 450 एकड़ की ये जगह है आनंद वन, सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो बहुत ही दे टच यू एट एवरी यू नो स्टेप। तो हम जब विजिटर्स को टूर पे लेके जाते हैं या उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बहुत सारे आज भी ऐसे विजिटर्स आते हैं जो बहुत कंपैशनेट होते हैं बट हॉस्पिटल नहीं देखना चाहते या किस तरीके से ये लेप्रेसी सर्वाइवर्स क्योर हो रहे हैं वो हम आपको वुंड्स नहीं दिखाना चाहते, बट हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो इंसान ने अपने जो डर है उसे कैसे ओवरकम किया है और आज वो इंसान ही इज नॉट जस्ट अ कंट्रीब्यूटर टू हिमसेल्फ बट ही इज अ कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटी। सो एक बहुत उम्दा स्टेटमेंट है जो हम आनंद वन में कहते हैं दैट ही हु हैज लॉस्ट द कलर्स इन हिज लाइफ एड्स कलर्स टू द अदर पर्सन्स लाइफ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम उन्हें दिखाना चाहते हैं हॉस्पिटल या जो ओल्ड एज होम है या जो वहाँ पे ये लेप्रेसी सर्वाइवर्स रहते हैं उनके इसमें। सो आई थिंक यू राइटली पॉइंटेड आउट कि कंपैशन टुवर्ड्स दीज पीपल एंड कंसिडरिंग देम एज आवर्स इज द नीड ऑफ द आवर। I'm sorry to cut you. Please go ahead. जरूरत है कि भाई जिस तरीके से हम उनको देखते हैं दैट परहैप्स रिक्वायर्ड टू बी चेंज और वो नजरिया एक बार जब चेंज हो जाएगा तो आई थिंक द बिगर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम will get resolved automatically. So there is a need to change the approach and be compassionate. तो हम ऑलमोस्ट अपने सेशन के एंड पे आ गए हैं और इस पॉइंट पे ये भी कहना चाहूँगा कि आदरणीय विकास आमटे जी हैं, प्रकाश आमटे जी और मंदा ताई हैं, देव बीन टू देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वो दिया के जो दादर में एनुअल प्रोग्राम होता है उसमें भी आए हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ सिनर्जीज एट दैट लेवल एज वेल. सो इट्स जस्ट now there's a need for cohesion to work together. I mean, all like-minded organizations should take a call and work for these causes, and that is the need of the hour. And young people like us, who are, I mean, you are, a perfect example of how a young professional left her job and went to, a place which wasn't, very certain. You had a career, you would have progressed in your career, but you consciously took that call. आपने वो कॉल लिया. तो उसी तरह से इंस्पायर होके हम लोग सभी साथ में काम करें और ऐसे जो कॉजेज हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं वो करने की जरूरत है. At this juncture, I would also like to thank R.A. Podar College, who is supporting this Gyan Sabha endeavor of Diya Mumbai. Thank you so much, everyone at R.A. Podar College. और इसी के साथ में एक प्रश्न लेकर आज के सेशन को कंक्लूड करना चाहूंगा और मेरा प्रश्न योगेंद्र गिरी जी भाई साहब से है. भाई साहब अगर आप सुन रहे हैं तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्या इनिशिएटिव हो सकता है गांवों में, विलेजेस में, कि जो सस्टेनेबल हो और गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनको शहरीकरण की ओर ना जाना पड़े और गांव में ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए. तो ऐसा क्या एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है? देखिए, एक तो बहुत अच्छा मॉडल अभी आपने माधवी जी ने बताया. यदि गांव में हमारे अपने जो परिजन हैं, गांव के लोग हैं, उन्हें यदि गांव में ही बेसिक अगर मिल जाती है तो वो गांव की ओर, शहर की ओर नहीं जाएंगे. एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि मुझे गुजरात जाने का अवसर मिला, बरवाला बाविसी, और वहाँ पे आदर्श गांव के बारे में बातचीत चल रही थी. तो वहाँ के सारे लोग हमने सदस्यों को, परिजनों को सायकालीन सभा में बुलाया. जिस तरह से आपने अभी ज्ञान सभा का आयोजन किया, ऐसा हम लोगों ने सायकालीन सभा का वहाँ पे आयोजन किया, क्योंकि गांव में सब लोग सुबह से अपने अपने कामों को निकल जाते हैं, शाम को सारे लोग मिल जाते हैं बहुत अच्छे से. जब वहाँ चर्चा हो रही थी तो एक बालिका, छोटी, करीब 7वीं 8वीं पढ़ती होगी, वो खड़ी होती है और एक प्रश्न करती है कि यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है. अगर स्कूल की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ता. तो आप देखिए, मैंने गांव के
ही सदस्यों से, उपस्थित सदस्यों से प्रति प्रश्न किया है कि यहाँ के गांव के कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाहर स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो मैंने वहाँ बताया कि करीब 200 बच्चे उस गांव से कहीं न कहीं किसी कॉन्वेंट स्कूल या कहीं आसपास स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। मैंने दूसरा प्रति प्रश्न किया कि आप एक बच्चे पर कितना खर्चा करते हो? तो एक सदस्य बोला कि हम 15 से 20 हजार रुपए खर्चा करते हैं। तो फिर मैंने कहा 200 गुणित 20,000 लगाओ गुणा। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि अगर मान लो 20,000 गुणित 200 यदि लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि 40 लाख रुपया होता है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये 40 गांव का पैसा गांव में, फिर जब मैं पानी की बात करता हूं तो खेत का पानी खेत में, खेत की मिट्टी खेत में, गांव का पानी गांव में, गांव की मिट्टी गांव में। तो वहां मुझे एकदम से सहज एक और ऐड किया कि गांव का पैसा गांव में। तो यदि पैसा ये बाहर ना जाते हुए वो गवर्नमेंट का एक शासकीय स्कूल में यदि हम कुछ पैसा लगा दें और गांव के ही पढ़े लिखे बच्चों को यहीं रोजगार दे दे पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बच्ची को बड़ी वो थी कि यहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, समय पर शायद आ नहीं पाते हैं, क्योंकि दूर दराज से वो भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या है, आवागमन की भी समस्याएं हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये गांव का पैसा गांव में और लोगों के सोच में, जो माइंड सेट में जो वर्षों से उनका है, उसमें यदि हम बदलाव ला पाए और उस वो बदलाव ला पाने में, जैसा कि अभी माधवी जी बता रही है कि बाबा आमटे जी उनके सहयोगी संस्थाओं ने जिस तरह से वहाँ लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया है, ठीक उसी प्रकार से आपने देखा गायत्री परिवार के परिजन भी अपने अपने क्षेत्रों में लगन, निष्ठा और समर्पित भावना से काम कर रहे हैं। यदि इस तरह से गांव के लोगों का माइंडसेट यदि हम बदलने में यदि वो हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम गांव के उपलब्ध संसाधनों का बहुत अच्छे से उपयोग करते हुए, गांव की नीड को ध्यान में रखते हुए, गांव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं जो उनका अपना कहलाता है, जो उनका अपना होगा, तो उस उनको यदि हम सम्मिलित करते हैं और एक बहुत अच्छी कार्य योजना के साथ यदि हम काम करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम समय में हम बहुत अच्छे रिजल्ट, परिणाम गांव के लोग, हम नहीं, गांव के ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। केवल फैसिलिटेटर का काम आप हम सबको करना पड़ेगा। एक अच्छी मानसिकता के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ यदि हम एक फैसिलिटेटर के रोल में यदि रहते हैं तो उनमें वो परंपरागत ज्ञान है, केवल हमको ट्यून अप करने की जरूरत है, उन्हें दिशा देने की जरूरत है और वो कर सकते हैं। और ऐसा अनगिनत उदाहरण, क्योंकि देश में ऐसे अनगिनत आदर्श गांव की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे गांव अभी तैयार हो चुके हैं, वो एक हमारे लिए बहुत अच्छे रोल मॉडल का काम करेंगे और इस तरह से हम गांव के विकास की ओर बहुत तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। और अब मैं समझता हूँ कि सबका ध्यान गांव की ओर समय जा रहा है, क्योंकि अगर गांव हमारे पूर्ण विकसित होंगे तो गांव में ही जब हमारे सारे संसाधन, उपलब्ध सुविधाएं यदि उनको मिलती है तो वो शहर की ओर शायद रुख नहीं करेंगे, अपना काम करने के लिए जरूर शहर में आएंगे लेकिन वो अपने गांव की ओर वापस लौट जाएंगे। धन्यवाद। जी जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने समअप किया भाई साहब पूरे जो डिस्कशन को, पूरा जो हमारा आज का पर्पस है उसको, कि हम वापस गांवों की ओर लौटें। तो मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माधवी जी, आपने आज समय निकाला, यू केम एंड यू जॉइंड अस, एंड बहुत ही रिवेटिंग सेशन रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला जो रेप्लिकेट किया जा सकता है और जिससे कि हम क्यों लेकर इस दिशा में काम कर सकते हैं। योगेंद्र गिरिजी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये भी अपने एक्सपीरियंसेस हमसे साझा किए और जिससे कि हमको और नई दिशा मिलेगी इस क्षेत्र में काम करने के लिए। अब जो भी प्रश्न है आप चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, हम दोनों स्पीकर्स तक उन प्रश्नों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उनके उत्तर, क्योंकि समय की मर्यादा है और टाइम कंस्ट्रेंट्स है, इस वजह से हम और क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालिए, हम आंसर्स को जो हमारी वेबसाइट है mumbai.awgp.org उस पर अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और ज्ञान सभा, जैसा मैंने इनिशियली कहा, एक थॉट प्लेटफॉर्म है फॉर थॉट लीडर्स, जहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटीज से लोग आते हैं और अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं, किस तरीके से एक डिफरेंस क्रिएट किया जाए, कैसे हम एक चेंज मेकर बने। तो ये इसका आइडिया है।
अगले संडे को हम फिर एक किसी नई शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे और ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिससे कि क्यों लेकर के हम आगे बढ़ सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे वेबएक्स पे जुड़े हैं, जो यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से जुड़े हैं। जुड़े रहिए, वेबसाइट को फॉलो कीजिए mumbai.awgp.org और हर संडे को अराउंड 4:30 इस ज्ञान सभा से जुड़े रहिए, जिससे कि हम एक डिफरेंस कहीं ना कहीं क्रिएट कर पाए। आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। जो चैट बॉक्स है उसमें हमने एक फीडबैक का लिंक दिया है। आपको आज का सेशन कैसा लगा एंड व्हाट इज इट दैट यू विल टेक अवे विद यू, आप उसमें अवश्य बताएं और हमें फीडबैक दें। एक बार फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हम अगले संडे को फिर से मिलेंगे। Let there be peace for everyone and let this current situation of COVID die down very soon. We pray for the well-being of all. Safe रहें, आप घर में रहें और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और जो लॉकडाउन के जो भी स्टेटेड प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करते रहिए और सेफ रहिए। Thank you for joining. Thank you.